मैं मेघा गुप्ता, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स, टैगोर आई ट्यूटोरियल के ऐप पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस लॉ का जो हमने टॉपिक किया था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एग्रीमेंट, उसका सेकंड पार्ट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये बनेगा डैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम क्या करेंगे, आज डिफ़ाइन करेंगे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, पर जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। टॉपिक जो है हमारा आज का, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे वो सब क्या है, एग्रीमेंट्स हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं। इसको हम क्या करेंगे, आज डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, उस दिन इसका मीनिंग पढ़ा था। मीनिंग के अंदर हमने देखा था कि एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है। इसके अंदर देखो, इन ऑर्डर टू प्रूव द, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस जो प्रॉब्लम हमने देखी है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें क्या मिलता है, दो पार्ट्स के अंदर मिलता है। इन ऑर्डर टू प्रूव द वेयर इज द सिटी ऑफ द स्टेटमेंट, इट वुड बी फिटनेस ऑफ द थिंग्स टू डिवाइड द स्टेटमेंट इन टू पार्ट्स। हम इसको टू पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हमारे बनते हैं इसके अंदर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, एक तो ये बनता है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको क्या कर देते हैं, टू पार्ट्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि टू पार्ट्स के अंदर इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट बनेंगे, फर्स्ट पार्ट तो हमारा बनेगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कि सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम उनको क्या मानते हैं, एग्रीमेंट्स मानते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है। एग्रीमेंट का मीनिंग होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 2A के अंदर आता है कि जो भी हम प्रोमिसेस करते हैं या ग्रुप में प्रोमिसेस करते हैं फॉर कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ लेने के लिए एक दूसरे के साथ, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। और आपको पता है कि जो एग्रीमेंट होता है हमारा, वो एग्रीमेंट किस किस चीज़ से मिलके बनता है। इसके अंदर हमारी आती है, एक तो ऑफ़र आता है प्लस दूसरा क्या आ जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है। इसके अंदर ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हमारी क्या बन जाती है, एग्रीमेंट बन जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, अगर हमारे एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हम ऐड कर देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो कि आता है सेक्शन 2H के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2H। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बनता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से, प्लस इसके अंदर क्या आ जाता है, एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है। यानी कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ
अगर हमारा एग्रीमेंट बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट कब बनेंगे, जब हमारे पास ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं ये फुलफ़िल होगी, तभी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बनेगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट के हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, एसेंशियल्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद उन एसेंशियल्स को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाती है, इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो फर्स्ट एसेंशियल जो हमारे पास है, द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एग्रीमेंट। फर्स्ट एसेंशियल इसके अंदर क्या है, पोलैरिटी होता है। पोलैरिटी मतलब टू पर्सन्स, कौन कौन होंगे, वन इज ऑफरर एंड अनदर इज ऑफरी। इसके अंदर दो पर्सन होंगे, एक तो ऑफरर होगा और दूसरा पर्सन कौन होगा, इसके अंदर ऑफरी होगा। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए टू पर्सन्स का होना ज़रूरी है। एक पर्सन खुद के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, यानी कि वो खुद की चीज़ खुद को ही नहीं बेच सकता, या फिर वो खुद से ही चीज़ नहीं खरीद सकता, ना ही वो खुद को बेच सकता है और ना ही वो क्या कर सकता है, उसको खरीद सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको दो पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। दो पर्सन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या कोई भी हमें वैलिड एग्रीमेंट बनाने के लिए दो पर्सन का होना ज़रूरी है, तभी वो एग्रीमेंट जो है वो बनेगा। मान लो इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं वो ये लेते हैं, ए ऑफर हिज बाइक फॉर 1 lakh to B and B accept it। इसके अंदर क्या हुआ है, ए जो है, ए के पास एक बाइक है, कितने रुपए की है, 1 लाख रुपए की, और वो बी को बेचना चाहता है, यानी कि उसने उसको ऑफ़र किया है। यानी कि वो बाइक अपने आप को नहीं बेचेगा, उसके लिए कोई पर्सन का होना ज़रूरी है, यानी कि टू पर्सन, यानी कि एक तो ए हो गया इसके अंदर, एक कौन हो गया, बी हो गया, यानी कि दो पर्सन इसके अंदर हमें चाहिएंगे, तभी जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है जो बन पाएगा। अकेला पर्सन कभी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से नहीं कर सकता है। एक पर्सन अगर किसी चीज़ की ऑफ़र देगा तो दूसरा पर्सन उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो फर्स्ट एसेंशियल है हमारा कि पोलैरिटी होनी चाहिए इसके अंदर, यानी कि दो पर्सन होने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर हमारे पास वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब कि आपने अपना ऑफ़र तो दे दिया किसी को, अब सामने वाले की मर्ज़ी है कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, यानी कि क्या हो गया, फ्री कंसेंट। उसकी जो कंसेंट है उसकी यस लेनी ज़रूरी होती है, नेसेसरी है हमें, बट विदाउट एनी फिज़िकल और मेंटल हार्म। आपको क्या करना है, उस पर्सन की फ्री कंसेंट लेनी है, उसके ऊपर कोई फिज़िकली प्रेशर नहीं डालना है, ना ही उसके ऊपर कोई मेंटली प्रेशर डालना है। आपको उसकी कंसेंट जो है वो फ्री लेनी चाहिए। वो अपने आप आके बोलेगा कि मुझे आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप किसी पर्सन को दबाव में, प्रेशर में आके ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर ए जो है ऑफ़र करता है कोई भी चीज़ बी को, और वो उसको कहता है कि अगर आप ये जो है ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं आपको मारूंगा। वो ये बोलता है कि इफ़ ए ऑफर्स बी टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट
इफ़ ही डज नॉट साइन ही विल बीट हिम। इसके अंदर क्या होगा कि वो उसको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है कि आप ये साइन करो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो अगर साइन नहीं करते हो तो आप वो क्या करेगा, उसको मारेगा। मारेगा मतलब वो क्या कर रहा है, फिजिकली हार्म कर रहा है, फोर्स कर रहा है उसको कि वो डर की वजह से क्या करेगा, एक बार तो साइन कर देगा उसके ऊपर। यानी कि उसकी जो कंसेंट है वो किस चीज़ से ली गई है, फिजिकल हार्म से ली गई है। उसको डराया धमकाया गया है या फिर कोई गन पॉइंट पे उसको क्या किया गया है, उसकी कंसेंट ली गई है, वो इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। वो पर्सन अपने आप ही आके कहेगा कि मुझे क्या करना है, कंसेंट जो है वो मेरी इसके अंदर कंसेंट और मैं ये चीज़ जो है वो अपने आप करना चाहता हूँ, तभी वो इसकी वैलिडिटी बनेगी। नहीं तो वो एग्रीमेंट जो है वो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। जिसके अंदर सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान पहुँचता है या फिर आप उसको प्रेशराइज करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके अंदर उसकी फ्री कंसेंट जो है वो नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। यानी कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं वो कोई प्रॉफिट के लिए करते हैं या फिर मनी के लिए करते हैं या फिर मनीज़ वर्थ के लिए करते हैं। तो अगर किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन शामिल नहीं है, यानी कि चैरिटी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, चैरिटी या डोनेशन कोई करते हैं हम, तो वो उसके अंदर कोई भी कंसीडरेशन नहीं मानी जाती। यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक पार्टी का फ़ायदा होगा, दूसरी पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बट कंसीडरेशन के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ का इक्वली क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो क्या बन जाती है, उसकी कंसीडरेशन हो जाती है। कंसीडरेशन जो होती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी की भी हो सकती है, बट कंसीडरेशन उसके अंदर इंक्लूड होना ज़रूरी हो जाता है। इसमें है ए ऑफर्स टू बी हिज हाउस फॉर 5 lakh and B accept it। Here B gets house and A gets 5 lakh। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों पर्सन को कुछ ना कुछ मिल रहा है। बी को क्या मिल रहा है, उसका घर मिल जाएगा, और ए को क्या मिल जाएगा, 5 लाख रुपीज़। यानी कि दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर क्या है, कंसीडरेशन शामिल है, तो वो क्या बन जाएगा, एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, वो एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, वैलिड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। 3 पॉइंट्स हमने सॉल्व कर लिए इसके। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो पार्टीज़ आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब एक तो वो पर्सन क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, यानी कि 18+ होना चाहिए। सेकंड जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। थर्ड जो है वो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ। अगर वो पर्सन मेजर है यानी कि 18+ है उसकी, नो साउंड माइंड का है और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, तभी वो पर्सन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मतलब कि उस पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी वो पर्सन जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके अंदर अगर हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है ए, उसने क्या किया है, बी को कुछ पैसे उधार दे दिए हैं, बट उसे ये नहीं पता कि बी जो है वो क्या है, माइनर पर्सन है, यानी कि उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स अभी नहीं हुई है।
तो वो पर्सन उससे बाद में वो जो क्लेम है वो नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि सामने वाला जो पर्सन था वो माइनर था, यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इस केस के अंदर सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। हमेशा जो कोर्ट है या गवर्नमेंट है वो किसको वो बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, हमेशा माइनर को बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें जो अदर पार्टी होगी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। या फिर वो पर्सन क्या है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे वो क्या है, अनसाउंड माइंड का है, यानी कि उसके माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस एग्रीमेंट को अंडरस्टैंड कर सके। बट फिर भी वो क्या कर देता है, साइन कर देता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन अनसाउंडनेस। उसका जो माइंड है वो उस टाइम पे अनसाउंड है, माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसका। तो उस केस के अंदर क्या होता है, अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं, वो वैलिड नहीं माने जाते, क्योंकि उस पर्सन के पास अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ काम सही कर सके। वो इस हालत में नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि मेरे उस टाइम पे अनसाउंड माइंड का था, तो उस टाइम पे कोर्ट जो है वो उसका ही साथ देगी, दूसरी पार्टी का साथ नहीं देगी। यानी कि उन पर्सन्स की क्या होनी चाहिए, आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी ज़रूरी होती है। फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब इल्लीगल नहीं होना चाहिए कुछ भी इसके अंदर। सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। यानी कि आप मान लो किसी का हाउस रेंट पे ले रहे हो कोई काम के लिए, बट आप उसको क्या करते हो, स्मगलिंग के लिए यूज़ करते हो या फिर सट्टेबाजी के स्पेकुलेशन के लिए यूज़ करते हो, तो इट मीन्स आप उस चीज़ का क्या कर रहे हो, गलत फ़ायदा उठा रहे हो। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या है, अनलॉफुल हो जाता है। तो कोर्ट उसके अंदर क्या करती है, आपको पनिशमेंट भी दे सकती है और आपको बोलेगी कि आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अंदर एग्जांपल और भी ले सकते हैं। मान लो आपको किसी चीज़ का लाइसेंस मिला है और आप अपना लाइसेंस क्या कर देते हो, किसी को ट्रांसफ़र कर देते हो, लाइसेंस क्या कर देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो किसी को, बट आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि आप किसी को अपना लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर सको, पर आपने फिर भी कर दिया, तो इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं रहा है। देन है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, कि आपके अंदर जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो उसके अंदर क्या होने चाहिए, लीगल रिलेशंस होने चाहिए। सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस नहीं होने चाहिए। हमेशा कौन से रिलेशंस होने चाहिए, कमर्शियल रिलेशंस होने चाहिए। कमर्शियल रिलेशन मतलब बिजनेस रिलेशन होना चाहिए आपका किसी पर्सन के साथ। जैसे इसके अंदर कौन से नहीं आते हैं, फादर डॉटर के रिलेशंस नहीं आएंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस नहीं आ सकते, क्योंकि वो किससे जुड़े हुए हैं, सोशल लव एंड अफेक्शन से जुड़े हुए हैं। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट जो सोशल लव एंड अफेक्शन से जुड़े होते हैं उनके अंदर कोई भी लीगल बाइंडिंग्स नहीं होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं करते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पार्टीज़ के अंदर लीगल रिलेशंस हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस रिलेशंस कर रहे हैं आपस में, तो ही वो क्या माना जाएगा, वैलिड एसेंशियल माना जाएगा। अदरवाइज उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसके अंदर जो हम ये एसेंशियल्स पढ़ते हैं, अगर इसमें से एक भी एसेंशियल मिसिंग हो जाता है तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, हमारा वॉइड बन जाता है। कि वो ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए जिसके अंदर पहले से ये पता लग जाए कि वो क्या है, वॉइड है।
अगर हमारे पास ये असेंशियल्स है या फिर हमने जो 10 असेंशियल्स पहले पढ़े थे उसमें से कोई भी अगर मिसिंग हो जाता है हमारा, तो इट मीन्स ये है कि हमारा जो वैलिड एग्रीमेंट है अभी तक नहीं बन पाया है। अगर वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं हमारे वो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट कब बनेगा, जब हमारे पास जो भी वैलिड एसेंशियल्स होंगे वो पूरे होंगे। अगर वैलिड एसेंशियल्स पूरे हो गए तो इट मीन्स वो सब कुछ सही है उसके अंदर, और वो क्या है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, एग्रीमेंट बन जाते हैं। एग्रीमेंट जो होती है वो एक वाइडर टर्म है, किससे, कॉन्ट्रैक्ट से। एग्रीमेंट के अंदर सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, बट इसके अंदर सारे एग्रीमेंट्स नहीं आते हैं। एग्रीमेंट्स वही आते हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं हमारे पास। तो ये था हमारा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमने अपनी स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की जो हमने फर्स्ट पार्ट है वो हमने कवर कर लिया इसका। नेक्स्ट पार्ट जो है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है हमारा, कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ, क्या इनके बेसिस रहने वाले हैं, ये एग्रीमेंट्स के पॉइंट है और ये हमारे किसके पॉइंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स है। फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन, एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कि जितने भी प्रॉमिस होते हैं या जितने भी सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, कंसीडरेशन बना रहे हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आएगा, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ एन एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बन के क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद क्रिएशन, एन एग्रीमेंट इज़ क्रिएटेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अगर किसी पर्सन ने ऑफर किया और दूसरे पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है। तो अगर किसी पर्सन ने इसका ऑफर ले लिया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाएगा। तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। बट एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी टुगेदर, अगर ये दोनों चीज़ें दोनों जॉइंट होगी तो ही वो क्या बनेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। देन है लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ऑल एग्रीमेंट्स में नॉट क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। सारी के सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं क्रिएट करते हैं। बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सबके सब लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वैलिड एसेंशियल्स के सारे गुण होते हैं। फिर है हमारी नेसेसिटी, ज़रूरत। नो कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एन एग्रीमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। बट एक वैलिड एग्रीमेंट इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सही नहीं है। कंसेप्ट, एग्रीमेंट इज़ वाइडर concept and it includes contract. Contract is a narrow concept and it is only a special agreement. Contract जो होता है वो हमारा छोटा कंसेप्ट है और ये सिर्फ स्पेशल एग्रीमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है वो है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो क्या होता है कि वैलिड एग्रीमेंट के सारे गुण होते हैं। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो है हमारा सर्टेन डोमेस्टिक एंड फैमिली एग्रीमेंट्स। सेकेंड जो है सर्टेन फ्रेंडली और सोशल एग्रीमेंट्स। थर्ड है पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स। फोर्थ है कमर्शियल ट्रांजेक्शन विदाउट लीगल बाइंडिंग्स। फिफ्थ है एग्रीमेंट नॉट पोजेसिंग ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एग्रीमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इसके अंदर जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो है सर्टेन डोमेस्टिक एंड फैमिली एग्रीमेंट्स। डोमेस्टिक क्या होते हैं, हमारे जो घरेलू होते हैं, यानी कि फैमिली से रिलेटेड जो होते हैं एग्रीमेंट, वो इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं,
क्योंकि हम वो जो एग्रीमेंट है वो किससे करते हैं, सोशल लव एंड अफेक्शंस के कारण करते हैं, ना कि हम उसके अंदर कोई भी लीगल बाइंडिंग्स के कारण करते हैं। इसके अंदर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक फादर है, ही प्रॉमिस्ड डॉटर फॉर अ पॉकेट मनी ऑफ ₹5,000 ईच मंथ। एक फादर है, उसने अपनी डॉटर से प्रॉमिस किया है कि वो उसको ₹5,000 हर महीने क्या देगा, पॉकेट मनी देगा। इसके अंदर क्या है, अगर बाय चांस वो नेक्स्ट मंथ कोई भी पॉकेट मनी उसको नहीं देता, तो इट मीन्स ये नहीं है कि उसकी जो डॉटर है उसके ऊपर केस कर दे कि फादर आपने मुझे ₹5,000 नहीं दिए हैं। यानी कि इनके बीच में क्या हुआ है, लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं हुए हैं। ये जो एग्रीमेंट्स बने हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक और फैमिली एग्रीमेंट्स के कारण बने हैं। इसके अंदर फैमिली से रिलेटेड बात आई है, यानी कि डोमेस्टिक से रिलेटेड बात आई है, यानी कि हम क्या करते हैं, आपस में नॉर्मल बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना लेते इस चीज़ का। इट मीन्स ये हमारा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन पाएगा। सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है सर्टेन फ्रेंडली और सोशल एग्रीमेंट्स। ये तो हमारे घर से जुड़े हुए थे। इसके अंदर क्या है, सर्टेन फ्रेंडली, फ्रेंड्स से या सोशल एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं। इसके अंदर कौन से एग्रीमेंट होते हैं, मान लो आपने अपना इनविटेशन दिया किसी पर्सन को टू अ मैरिज पार्टी, या फिर आपने मॉर्निंग वॉक के लिए किसी को बोला है कि मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलना, या फिर आप बोलते कोई हिल स्टेशन पे चलना है हमें। तो ये ऐसे एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ आपने क्या किया है, इनविटेशन दिया है, आपके सोशल रिलेशंस अच्छे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उसको आप इनवाइट करना चाहते हो। अगर वो पर्सन वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है तो ये नहीं है कि आप उसके पैसे मांगो कि मैंने तो आपके लिए ये सब कुछ बुक किया था, आप आए नहीं वहाँ पे, तो मैं आपके ऊपर केस कर दूँगा। यानी कि इनके ऊपर कोई केस हो ही नहीं रहा है, कोई लीगल बाइंडिंग्स है ही नहीं इसके अंदर। मान लो इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं कि अगर एज जो था उसने अपने इनवाइट्स हिज फ्रेंड टू ए डिनर, उसने अपने फ्रेंड को क्या किया था, डिनर पे बुलाया था। तो डिनर पे बुलाया उसने उसका वेट किया, उसने उसके लिए खाना मंगवाया, पर वो क्या है, डिनर पे नहीं पहुंच पाता है उसका फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड उसका डिनर पे नहीं पहुंच पाता, इसका मीन्स ये नहीं कि उसके ऊपर केस कर देगा कि आप डिनर पे नहीं आए और मुझे जितना भी खर्चा मेरा हुआ था आप मुझे वो पे करोगे। इसके अंदर वो उसके ऊपर कुछ भी केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सोशल एग्रीमेंट्स छुपे हुए हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स एंड प्रॉमिसेस। पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स मतलब जो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर क्या होते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं ना, तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वोट मांगने के लिए लोगों से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रॉमिसेस करना शुरू कर देते हैं। बट ये नहीं है कि वो सारे के सारे प्रॉमिसेस जो हैं वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स एंड प्रॉमिसेस, इट मीन्स कि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे अपने प्रॉमिसेस को रखा है, बट वो क्या करते हैं, इलेक्शन जब कंप्लीट हो जाते हैं उनके, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपने जो प्रोमिसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इट मीन्स ये नहीं कि उन्होंने जो भी इलेक्शन के टाइम पे प्रोमिसेस किए थे आपसे, अगर वो नहीं पूरे करते तो आप उनके ऊपर केस कर दोगे। यानी कि इसके अंदर भी इनकी कोई भी लीगल बाइंडिंग्स नहीं है। देन है इसके अंदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन विदाउट लीगल बाइंडिंग्स। कमर्शियल ट्रांजैक्शन विदाउट लीगल बाइंडिंग, कमर्शियल ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है आपकी उसके अंदर, बट कोई भी लीगल बाइंडिंग इसके अंदर आपकी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो बिजनेस से रिलेटेड आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या बन जाता है, इलीगल बन जाता है। तो इट मीन्स इसके अंदर वो सारी जो शर्तें हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, तो वो एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन पाएंगे। फिर है हमारा एग्रीमेंट नॉट पोजेसिंग ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हमने इसके 10 एसेंशियल्स पढ़े ऊपर कि पोलैरिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगैलिटी होनी चाहिए, अगर इनके अंदर से एक भी एसेंशियल जो है वो मिसिंग हो जाता है
तो वो एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने ये बोला कि अगर एक वैलिड एग्रीमेंट जो होता है वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर वो पहले से ही वैलिड एग्रीमेंट नहीं है तो इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन पाएगा। उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 10 के 10 असेंशियल्स जो है वो कंप्लीट करने ज़रूरी है। देन है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कब बन जाते हैं। वॉइड वो कब बनेंगे जब हम अपने जो काम है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या जो एग्रीमेंट्स है वो क्या बन जाते हैं, हमारे इलीगल बन जाते हैं। एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड मतलब कि पहले तो वो क्या हो गए थे, सही थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट बने थे, यानी कि इसके अंदर ही हम ये वाली कोटेशन लिख सकते हैं, दे आर बोर्न एज एग्रीमेंट बट डाई विदाउट फ्रूट्स। मतलब कि वो एग्रीमेंट तो बनते हैं बट बाद में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है उनके अंदर कि वो कोई भी फल हमें नहीं दे पाते हैं। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस टाइम पे वो चीज़ सही थी बट बाद में वो उसकी क्या हो जाती है, इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। मान लो आपने कोई भी एग्रीमेंट किया किसी के साथ कि मैं आपको अपना हॉर्स दूंगा, वो हॉर्स जो है वो एग्रीमेंट के टाइम पे कि उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो इम्पॉसिबल हो गया, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबिलिटी होगी उन कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या बन जाएंगे, आपके वॉइड बन जाएंगे। लास्ट पॉइंट जो है आपका एग्रीमेंट्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी ज़रूरी होती है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं है तो वो एग्रीमेंट जो है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएंगे। तो इसके अंदर जो हमारी 2 स्टेटमेंट्स थी वो हमने क्लियर कर ली हैं कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे वो सब के सब एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक तो वैलिड एग्रीमेंट्स के सारे गुण होते हैं, प्लस उसके अंदर क्या होता है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होती है। तो वो एग्रीमेंट्स क्या हो जाते हैं, हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।